नमस्कार बच्चों। कल हमने अध्याय शुरू किया था नमक का दारोगा, जिसमें हम लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मुख्य पाठ। जब नमक का नया विभाग बना, अंग्रेजों के ज़माने में नमक का एक अलग विभाग बन गया और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यापार करने का निषेध हो गया। भाई, जो वस्तुएं हमको ईश्वर ने दी हैं, जो चीज़ें हमको ईश्वर ने दी हैं, उन चीज़ों के व्यापार का निषेध हो गया, बैन लग गया कि भाई ईश्वर के द्वारा दी हुई चीज़ों पर कोई व्यापार नहीं करेगा। अब नमक किसने दिया? नमक कोई फैक्ट्री में थोड़ी बनता है, अपने आप बनता है, प्राकृतिक है। तो उस ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यापार पर बैन लग गया, निषेध हो गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे, लुक छिपकर व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार के छल प्रपंच, छल कपट का सूत्रपात यानी उदय हुआ, जन्म हुआ। अनेक प्रकार के छल कपट करने लगे लोग। कोई घूस से काम निकालता था, कोई घूस, जान गए ना, रिश्वत देकर काम चलाता था कि साहब इधर से 4 गाड़ियां जाएंगी, ये लो 200 रुपए, गाड़ियां निकल जाने देना हमारी। कोई घूस से काम लेता, कोई चालाकी से, कोई चतुराई से काम लेता। अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर अधिकारियों के पो 12 थे। अधिकारियों के पो 12। आनंद ही आनंद थे अधिकारियों को। अरे कोई 4 गाड़ियां लेकर जा रहा था, 200 रुपए दे दिया। कोई 2 गाड़ी लेकर गया, 100 रुपए दे दिया। कोई 1 गाड़ी लेकर गया, 70 रुपए दे गया। मजे थे अधिकारियों के तो। पो 12, आनंद ही आनंद थे। खूब पैसा आता था रिश्वत का। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर, पटवारी गिरी का, पटवारी जैसा सर्व सम्मानित, बहुत सम्मानित पद छोड़कर, पटवारी जो थे ना, जानते हो ना पटवारी, आज भी होते हैं पटवारी, जो जमीनों वगैरह का इनका नापजोक करते हैं। तो लोग जो पटवारी थे, पटवारीगिरी का धंधा, सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। लोग पटवारीगिरी का धंधा छोड़कर, यानी जो पटवारी थे वो पटवारी का पद छोड़कर इस विभाग में आना चाहते थे, इस विभाग की बरकंदाजी करना चाहते थे। बरकंदाजी का मतलब होता है बंदूक लेकर साथ चलने वाले चौकीदारी कर सकते थे, यानी चौकीदार होता है ना, चौकीदारी करने को तैयार थे। वो ये सोचते थे पटवारीगिरी में तो ऊपर की कमाई है नहीं, और इस नमक विभाग में तो बरकंदाजी, यानी यदि बंदूक लेकर चलने वाला चौकीदार भी बन गया तो बढ़िया है, क्योंकि उसमें भी ऊपर की कमाई होगी। यानी छोटा मोटा काम भी करने को तैयार थे। कौन लोग? पटवारी लोग, जो बहुत सम्मानित पद माना जाता था। इसके दारोगा पद के लिए, नमक विभाग में दारोगा बनने के लिए, पाठ का नाम क्या है? तो इस नमक विभाग में दारोगा बनने के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वकीलों का जी भी ललचाता था, यानी वकील भी चाहते थे कि वो अपनी वकालत छोड़कर नमक विभाग में क्या बन जाए? दारोगा का पद मिल जाए, दारोगा बन जाए। यह वह समय था, यह कौन सा समय था, कौन सा जमाना था, जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। लोग अंग्रेजी शिक्षा को और ईसाई मत को एक ही चीज समझते थे, जबकि अंग्रेजी शिक्षा अलग है, ईसाई धर्म अलग है। लेकिन लोग एक ही मानते थे कि भाई ईसाई है तो अंग्रेजी है, यानी कोई हिंदुस्तानी भी तो ईसाई धर्म ग्रहण कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, लेकिन दोनों को एक ही चीज समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। फारसी एक भाषा है, आपने सुना होगा उर्दू भाषा होती है, तो उर्दू काहे से बनती है? अरबी और फारसी। उर्दू काहे से बनती है? अरबी और फारसी भाषा का जब मेल होता है, अरबी और फारसी का जब मेल होता है तब उर्दू बनती है। तो फारसी का प्राबल्य था, यानी फारसी भाषा का प्रचलन था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर, प्रेम की कथाएं जानते ही हो तो, श्रृंगार की कविताएं पढ़कर,
श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर, मतलब एक ही चीज है, प्रेम और श्रृंगार एक ही है। अरे सजदा धजदा कौन है, सजेगा कौन? प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी दां लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। जो लोग फारसी जानते थे, जो लोग फारसी भाषा के जानकार थे, फारसी जानते थे, वो प्रेम की कहानियां, श्रृंगार के काव्य पढ़कर उच्च पदों पर बैठ जाया करते थे। मतलब ऊंचे पदों पर उनकी नियुक्ति हो जाती थी। किन लोगों की? जो फारसी जानते थे, प्रेम की कथाएं पढ़कर, श्रृंगार के काव्य पढ़कर वे उच्च पदों पर बैठ जाते थे, उच्च पदों पर आ जाते थे। मुंशी बंशीधर भी पाठ का नायक, मुंशी बंशीधर ये भी साहब जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके, एक नायिका हुई है जुलेखा, उसकी विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद, नाम सुना होगा, मजनू, लैला मजनू, सिरी फरहाद, सिरी फरहाद, इनकी प्रेम कहानियां पढ़कर नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले साहब। अमेरिका की खोज में इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी जितनी दिक्कत रोजगार ढूंढने में थी उस जमाने में भी। तो साहब ये रोजगार की खोज में निकले कौन? बंशीधर। उनके पिता एक अनुभवी आदमी थे। किसके पिता? बंशीधर के पिता एक अनुभवी आदमी थे। अनुभवी आदमी का मतलब वो दुनियादारी की बातें जानते थे, समझते थे। समझाने लगे। बंशीधर के पिता, जब बंशीधर काम पर जा रहे थे, काम की तलाश में जा रहे थे, तब आमतौर पे होता है ना, हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे पापा हमको समझाते हैं कि बेटा ऐसे करना वैसे करना। तो जब बंशीधर काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में जा रहे थे, तब बंशीधर के बूढ़े पिताजी बंशीधर को समझाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, शायद दुनिया का पहला मामला है कि पिता पुत्र को गलत काम करने के लिए कह रहा है। देखो कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, दुर्दशा, बुरी हालत, बुरी दशा, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। हमारे ऊपर ऋण का कर्जे का बोझ है, ऋण का बोझ है। ऋण जानते हो ना, कर्जा, कर्जा है हमारे ऊपर, ऋण के बोझ के तले दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। लड़कियां किसकी तरह बढ़ रही हैं? घास फूस की तरह बढ़ रही हैं। मतलब क्या है? अरे घर में, खेत में, घर में वो होती है ना मकान के आगे थोड़ी जगह, वहां या खेत में कोई भी व्यक्ति है क्या जो जानबूझकर घर या खेत में घास फूस उगाना चाहे? फसल उगाना चाहते हैं लोग, फल उगाना चाहते हैं, सब्जी उगाना चाहते हैं। कोई घास फूस उगाना चाहता है क्या? नहीं चाहता। फिर भी घास फूस अपने आप उग जाता है। कोई भी नहीं चाहता है कि लड़कियां जल्दी बड़ी हों। क्यों नहीं चाहता? शादी करनी पड़ेगी, तेरे को तो मालूम है। ऐसे लगता है कोई 2-4 तो कर चुका है। शादी करनी पड़ेगी। जैसे लोग नहीं चाहते कि घास फूस उगे, वैसे ही लोग नहीं चाहते कि लड़कियां जल्दी जल्दी बड़ी हों। लेकिन ध्यान रखना, लड़कों की तुलना में लड़कियां समझदार भी जल्दी होती हैं और बड़ी भी जल्दी होती हैं। लड़के तो मूर्ख ही रह जाते हैं। देख लो, ऐसे बैठे हो जैसे महादेव जी बैठे हो। हाँ, चारों को ही कह रहा हूं। लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती, समझ गए ना इसका मतलब? न चाहते हुए भी लड़कियां जल्दी बड़ी हो रही हैं, मतलब इनका विवाह, इनकी शादी करनी पड़ेगी। और शादी का मतलब समझते हो? शादी के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, जो कहां से आएगा? जब तुम कमाओगे। तुम कौन? बंशीधर। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, मैं तो किनारे का वृक्ष हूं। कगारे का, किनारे का। कौन सा पेड़ हूं मैं? किनारे का पेड़ हूं।
नदी में कभी तेज पानी आए, तेज बहाव आए तो क्या होगा, मैं तो उस बहाव के साथ गिर जाऊंगा, मतलब मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो कभी भी मर सकता हूं। घर की जिम्मेदारी किसको संभालनी है, तुमको। तुमको किसको, वंशीधर। अब तुम्हें घर के मालिक मुख्तार हो, अब तुम इस घर के मालिक हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, कल बताया था, ध्यान हो तो नौकरी में किसकी तरफ ध्यान मत देना, पद की तरफ ध्यान मत देना, काय की तरफ ध्यान देना, पैसे की तरफ। ऊपर की कमाई होनी चाहिए, पद छोटा भी हो तो चलेगा, पद छोटा भी हो चलेगा, लेकिन ऊपर की कमाई होनी चाहिए, तनख्वाह के, वेतन के, पेमेंट के अलावा। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। अरे ये तो पीर का मजार है, पीर बाबा का मजार है। लोग आते हैं, पैसे चढ़ा कर जाते हैं, सिक्के डाल कर जाते हैं। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, निगाह हमेशा चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए कि लोगों ने कितना चढ़ावा चढ़ाया, कितने सिक्के या कितने नोट चादर पर फेंके, उसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना, अब बता रहे हैं मतलब की बात कि बेटा ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आए, समझ गए ना, ऊपरी आए, ऊपर की कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यहां पर मासिक वेतन को क्या बताया गया है, पूर्णिमा का चांद है मासिक वेतन। जानते हो क्या पूर्णिमा हिंदी दिनों का नाम है, पूर्णिमा एक तिथि है। तो क्या होता है, अमावस्या के बाद, अमावस्या से पूर्णिमा तक या पूर्णिमा से अमावस्या तक 1 महीना होता है, 15 दिन तो इसके और 15 दिन इसके, 1 माह होता है। तो इसमें ये अमावस्या के बाद चांद धीरे धीरे, अमावस्या तक तो अंधेरा हो ही जाता है, अंधेरी रात होती है अमावस्या को, फिर उसके बाद धीरे धीरे चांद निकलना शुरू होता है और यहाँ आते आते वो पूरा चांद खिल जाता है पूरा। तो वेतन किसकी तरह है, पूर्णमासी के चांद की तरह। महीने में कितनी बार मिलता है वेतन, 1 बार मिलता है। जैसे पूर्णमासी का चांद होता है, अब पूर्णमासी का चांद क्या होगा, अमावस्या आते आते धीरे धीरे घटते 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 क्या हो जाएगा, एक दिन लुप्त हो जाएगा। वैसे ही जो वेतन है वो पूर्णमासी के चांद की तरह घटते 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 महीना होते होते तो वो बीत जाता है। समझ गए, पूर्णमासी का चांद, जैसे पूर्णमासी का चांद घटते 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 एक दिन लुप्त हो जाता है अमावस्या तक, वैसे ही वेतन पूर्णमासी का चांद है, आया और धीरे धीरे खर्च होते होते एक दिन तो बीत ही जाता है महीना होने से पहले। तो वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है, कितने दिन में, 1 माह में, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, ऊपर की कमाई है वह तो बहता हुआ झरना है, स्रोत झरना है। जैसे झरने में कितना भी पानी पियो कोई कम थोड़े पड़ेगा पानी, ऊपरी आय तो बहता हुआ झरना है जो हमेशा जैसे झरना बहता रहता है। काम ऊपरी आय से ही चलता है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, अरे सैलरी कौन देता है, मनुष्य देता है, इससे उसमें वृद्धि नहीं होती, लेकिन उससे सैलरी से काम नहीं चलता। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और ऊपर की कमाई कौन देता है, वेतन, तनख्वाह, सैलरी, पेमेंट, ये तो मनुष्य देता है, लेकिन ऊपर की कमाई मनुष्य नहीं देता। कौन देता है, ईश्वर की मेहरबानी से, ईश्वर की कृपा से ऊपरी कमाई होती है और उसी से बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, पिता अपने पुत्र को कह रहे हैं कि बेटा तू खुद समझदार है, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। यदि व्यक्ति में दिमाग हो और नौकरी मिल जाए तो ऊपर की कमाई तो खूब होती है, विवेक की आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, भाई हम आए, सामने वाला आदमी है, उस आदमी को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो कि उसकी क्या जरूरत है, उसके उपरांत जो उचित लगे समझो करो, जो उचित समझो वो करो। जिस आदमी को ज्यादा गरज है, कोई आदमी आए अपने स्कूल में और वो कहे कि साहब मेरे को टीसी चाहिए 5 साल पहले की, कितने साल पहले की,
5 साल पहले की। हम मुझसे पूछे कि भाई क्या करोगे तुम टीसी का, कि साहब वो नौकरी का फॉर्म लगाया, उसमें इंटरव्यू है मेरा, वहाँ के लिए चाहिए। भाई कब चाहिए? तो वो कहें कि साहब कल चाहिए मेरे को, कल दे दो आप, तो मैं जाकर फिर लगा दूंगा। हम कहेंगे नहीं यार देखो 5 दिन पहले तो नहीं मिल सकती टीसी। वो कहेगी साहब देखो नौकरी का सवाल है, टीसी तो चाहिए ही, क्या लेते हो टीसी का? हम कहेंगे टीसी का हम 200 रुपये लेते हैं। टीसी के कितने लेते हैं? 200 रुपये लेते हैं, लेकिन कम से कम 5-6 रोज बाद मिलेंगे। वो कहेगा सर ज़्यादा ले लो पैसे, एक काम करो आप 1000 रुपये ले, लेकिन मेरे को टीसी दे दो आज ही। हो गई ऊपर की कमाई? हुई या नहीं? आदमी को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो। कोई आदमी ये कहे कि साहब टीसी चाहिए, कब चाहिए? कि साहब महीने 2 महीने में कभी भी दे देना। उस आदमी को कहे कि ला 200 रुपये दे, वो कहे कि 200 रुपये 4 महीने में दे देना। अगले आदमी की आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता को समझकर उससे रिश्वत मांगनी चाहिए। आदमी को देखो, उसकी गरज को देखो, और अवसर को देखो, समय को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिस आदमी को ज्यादा गरज है उसके साथ कठोरता करो, वो पैसा देगा। जिसको आवश्यकता ही नहीं है उसके साथ कठोरता करोगे तो वो तो कुछ ही नहीं देगा। फिर कठोरता करने से भी क्या लाभ है? कठोर व्यवहार किससे करना चाहिए? जिसको आवश्यकता ज्यादा हो। मगर बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। बिना, जिस आदमी को जरूरत नहीं है उसको दाव पर लगाना कठिन है। हम कहते हैं जी कोई आदमी टीसी लेने के लिए आए, हम कहते हैं कि हाँ भैया 200 लेते हैं, तेरे से 300 लेंगे, परसों मिल जाएगी। वो कहेगी कि मैं तो 200 ही दूंगा, चाहे 15 दिन बाद दे देना, और दो नहीं मत दो। हम कहेंगे चल 200 दे दे। जिसको जरूरत नहीं है उसको रास्ते पर लाना कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, इन बातों को ध्यान में रख ले, गांठ बांध ले। यह मेरी जन्म भर की कमाई है कि बेटा जो मैंने जन्म भर में जो अनुभव लिया है वो सारा अनुभव मैंने तेरे को दे दिया है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।